स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है ऋषभ और आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी कोच मेंटर। सो एज वी कंटिन्यू आवर 15 मिनट सीरीज, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड स्पेसिफिकली द इवैल्यूएशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्या बेनिफिट हुए, क्या डीमेरिट थे या क्या क्रिटिसिज्म रह गई, कुछ कमियां रह गई क्या, उसके बारे में बात करेंगे about green revolution, a very important topic as far as economics optional paper 2 is concerned and also as far as your GS paper 3 economics is concerned। तो ध्यान से सुने, ठीक है, और हो सके तो नोट करते रहें, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। सो ग्रीन रेवोल्यूशन was a revolution, a technological revolution in the field of agriculture. Why technological? Because we improved our technology on how we used to grow crops. ठीक है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट कैसे हुई? With the use of and rise in the use of high yielding variety seeds, HYV seeds का यूज़ किया हमने, that were scientifically improved for higher yields. That's why green revolution, technological revolution। हाँ, कुछ बातें थी जो HYV seeds के साथ जाती थी, वो थी कि they required high amount of water और a better irrigation facility to grow। कम पानी मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। They needed chemical fertilizers, chemical pesticides also। तो हमने कहाँ इन्वेस्ट किया? HYV सीड्स के टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया, केमिकल पेस्टिसाइड बनाने में इन्वेस्ट किया, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कैन कॉल इट अ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, अ रेवोल्यूशन दैट वाज ब्रॉट बाय द इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वाज बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर। फिर हमने इरीगेशन टेक्नोलॉजीज़ बेहतर की, कैनाल्स बनाए, ट्यूबवेल्स बनाए, ट्रैक्टर्स ज़्यादा यूज़ होना शुरू हुए, हार्वेस्टर्स यूज़ होना शुरू हुए, यूज़ ऑफ मशीनरी वॉज डन, ठीक है। और एक और खासियत थी कि ये शुरू हुआ था रीजन बेस, यानी पायलट प्रोजेक्ट की तरह, वेयर दीज फैसिलिटीज़ वर सम वॉट अवेलेबल, ऑलरेडी अवेलेबल, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वहीं से शुरू हुआ था। बिकॉज द लिंकेजेस विद द मार्केट एंड द स्मॉल markets like seed market, pesticide market, fertilizer market and better irrigation facilities were also available in these areas। तो अब ये तो हुआ हमारा इंट्रोडक्शन टू ग्रीन रेवोल्यूशन, और ये हुआ कब था? 1969 में, ठीक। HYV सीड्स का इंपोर्ट हमने 1967 से शुरू कर दिया था, एंड the bumper increase in production from 69 million ton to around 108-109 million ton was achieved by 1970-71। तो 1969 is the year of green revolution, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की। इवैल्यूएशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो दो भाग में बांट लेते हैं, दैट इज बेनिफिट्स एंड क्रिटिसिजम्स। बेनिफिट्स एंड क्रिटिसिजम्स। तो बेनिफिट क्या क्या थे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के? सबसे बड़ा बेनिफिट, द प्रॉब्लम विथ इंडियन एग्रीकल्चर इनिशियली वॉज दैट वी वर वेरी अनप्रोडक्टिव, वी वर फूड इनसिक्योर, हमें अपनी ही कंजम्पशन के लिए फूड नहीं हुआ पाते थे। आवर इम्पोर्ट बिल्स वर हायर बिकॉज वी वर इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ फूड मटेरियल्स, ठीक है। गेहूं से लेके चावल सब कुछ हम इंपोर्ट कर रहे थे। जस्ट स्टेपल, सोचो स्टेपल फूड ग्रेन्स, एसेंशियल फूड ग्रेन्स वी वर इंपोर्टिंग एंड वी वर फूड इनसिक्योर। और इंटरनेशनल मार्केट में जब चाहे, जैसे यूएस ने किया था, रोक दिया एक्सपोर्ट ऑफ वीट टू इंडिया ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1965। सो वी वर टू मच डिपेंडेंट। उसके बाद हमारी आंखें खुली कि हमें फूड सिक्योर होना चाहिए। सो ग्रीन रेवोल्यूशन benefited, सबसे पहले तो there was a bumper or a large scale increase in the production of food grains from around 60 to 69 million tons in 1968, 109 million tons in 1970-71 we achieved, and we became food secure। हम बन गए food secure and we were self sufficient as far as our staple food grain were concerned। अब कोई भूखा नहीं सोएगा।
इसका दूसरा फायदा क्या हुआ, द इंक्रीज इन फूड ग्रेन का, दैट द गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1970s टू 1980s 84 तक वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स सोशल वेलफेयर मेजर्स। तो आप PDS देखते हैं इस टाइम, गरीबी हटाओ का नारा देखते हैं, तो उस सब को फंड करने के लिए भी, लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए भी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को फंड करने के लिए या खाना पहुंचाने के लिए लोगों तक, द इंक्रीज इन दीज फूड ग्रेन्स ऑल्सो हेल्प फॉर द पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, देयर वाज अ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप के प्रोडक्शन जैसे शुगर केन, कॉटन, टी, कॉफ़ी, ऑयल सीड्स। ठीक है, ड्यूरिंग 1980s 10 साल के अंदर में ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन, ऑल्दो द एरिया इन विच ऑयल सीड्स वर सोन रिड्यूस्ड फ्रॉम 33% to 12%, स्टिल द टोटल आउटपुट और द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड ऑफ ऑयल सीड्स। तो आप देख सकते हैं कि कमर्शियल क्रॉप्स, इसकी वजह से क्या हुआ, देयर वाज अ ट्रेंड ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन सम एरियाज ऑल्सो, सो दैट द इनकम ऑफ द फार्मर्स वर मोर स्टेबल। ठीक है, क्योंकि क्रॉप डिपेंडेंट नहीं था। तीसरा है कि इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट। हम जानते हैं कि इनिशियली इंडिया में 75% तक एम्प्लॉयमेंट वाज डन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। आज भी 61% के आसपास लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है। सो व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज एम्प्लॉयड इन अ सिंगल सेक्टर, तो वहाँ पे एक केस बनता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। मतलब टू मैनी पीपल आर डूइंग वर्क दैट टू फ्यू पीपल कैन डू। मतलब लोग ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर सम मनी। तो दिस इज अ केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका ये मतलब है कि वी आर नॉट यूजिंग आवर लेबर एफिशिएंटली। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर लो है। तो इस केस में क्या हुआ, सिंस प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज, सो द डिमांड फॉर लेबर ऑल्सो इंक्रीज। क्योंकि जिनके पास ज़मीन थी उनको लेबर चाहिए था, सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्शन फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर एंड इम्प्रूव देयर प्रॉफिट्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो दैट्स वाई द डिमांड ऑफ लेबर इंक्रीज। सिंस डिमांड ऑफ लेबर इंक्रीज, द इनकम्स ऑफ लेबर ऑल्सो इंक्रीज। सो ओवरऑल एग्रीकल्चर इनकम या एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट का जो सिनेरियो था वो भी इंप्रूव हुआ। फोर्थ पॉइंट इज द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अब हम जब देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो इंडस्ट्रियल गुड्स यानी कमर्शियल गुड्स लाइक कंज्यूमर गुड्स, फ्रिज, टीवी, एसी, हम देखे हैं अपने प्रीवियस डिस्कशन में, ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स और मशीन्स, ये जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, इन सब की डिमांड भी बढ़ी। बिकॉज पहली चीज़ तो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, मशीन्स, ट्यूबवेल्स, इसका डिमांड क्यों बढ़ा, क्योंकि एग्रीकल्चर में यूज़ करना था। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का डिमांड क्यों बढ़ा, जैसे फ्रिज, टीवी, एसी, शूज़, फर्नीचर। वाई, बिकॉज पीपल वर हैविंग मोर इनकम, देयर वॉज पेंट अप डिमांड। लोगों के पास पैसा आया तो लोगों ने डिमांडिंग शुरू की, सो दैट देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन ऑल्सो इम्प्रूव विद सम बेहतर फर्नीचर, अ कार, सॉरी नॉट कार, अ स्कूटर और अ टीवी और अ रेडियो और अ साइकिल। ठीक है, तो ये हुए हमारे कुछ बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। आई होप यू गेट इट। अब हम बात करते हैं कि भाई सब कुछ हंकी डोरी तो हो नहीं सकता, नॉट एवरीथिंग दैट हैज़ सम पॉजिटिव दैट विल हैव सम नेगेटिव। तो इसका जो नेगेटिव है या क्रिटिसिज्म्स हैं वो क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो स्टिल इन दिस डे टुडे ऑल्सो ओनली 46 to 47% ऑफ आवर ओवरऑल एग्रीकल्चरल लैंड इज अंडर इरिगेशन। वी आर still very much dependent upon monsoons, very much। इंडियन एग्रीकल्चर को अगर एक तरह से गैम्बल ऑन मानसून कहा जाए तो वो गलत नहीं है। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर स्टिल अ गैम्बल ऑन मानसून। इफ मानसून्स आर बेटर आवर प्रोडक्शन विल बी बेटर, इफ मानसून्स आर वीक आवर प्रोडक्शन विल बी वीक। जैसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वीक होगा हमारा प्राइमरी सेक्टर सफ़र करेगा। Overall cost of raw materials to industries as well as cost of food prices to the consumers both will increase, resulting to increase in inflation। और जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस राइज होगा, सबसे पहला झटका किसको लगेगा, गरीबों को, है ना। सो दैट्स वाई द डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर ऑन मानसून इज अ very negative effect because we have still not developed irrigation facilities in a better way। ठीक है, तो ये है हमारा पहला पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म। दूसरा है पुअर इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ। ठीक है, विथ ग्रीन रेवोल्यूशन अब तो फिर भी बहुत कुछ बेहतर हुआ है, बट एट दैट टाइम क्योंकि 1969 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया और 20-25 साल तक हम उसी ढर्रे पे चलते रहे विदाउट एनी इंप्रूवमेंट इन इंस्टीट्यूशंस लाइक फाइनेंशियल क्रेडिट। मीन्स
for farmers, getting credit or getting loans from banks or formal institutions was still very very tough. No one was granting them loans. तो उनको कहाँ जाना पड़ता था? लोन शार्क्स के पास. अब वो हाई इनकम या हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दे रहा है फार्मर को, उसकी ज़मीन गिरवी रखवा ले रहा है क्योंकि बैंक से लोन नहीं मिल रहा है. कॉस्ट ऑफ क्रेडिट वॉज हाई, लोन शार्क्स वर देयर. सो अल्टीमेटली विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंसने का खतरा होता था फार्मर्स को. स्टिल इज, बट द क्रेडिट सिचुएशन हैज़ इम्प्रूव ड्रास्टिकली. नॉट वेरी गुड बट स्टिल बेटर, वेरी मच बेटर. ठीक है, तो पहला क्रिटिसिज्म क्या हुआ? दैट पुअर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट. सॉरी, दूसरा. थर्ड इज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. आज भी हम सुनते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, आफ्टर द इंक्रीज of production of rice and wheat in our northern regions of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, etc. Since HYV seeds are a very very water intensive crops, the water table around these areas in the agricultural region यानी village area में has fallen drastically. Point number 2, HYV seeds also need a lot of chemical fertilizers and pesticides, and the farmers being untrained and unskilled, they use even more than required. अब more than required अगर use करेंगे, that makes their soil saline or alkaline, और उसकी वजह से क्या होता है? overall productivity of soil suffers. है कि नहीं? ठीक है, so there is a negative impact on the environment due to use of HYV seeds because of untrained and unskilled farming methods. ठीक है, इसीलिए आज सरकार चाहती है that in the regions, especially in the regions of initial green revolution, the farmers starts to diversify their crops, और ज़्यादातर rain fed crops like millets, because they are also, millets अगर grow करेंगे, they are also giving better returns than rice, but the farmers are adamant. Why? Because farmers are getting MSP, because if you are getting fixed income in the form of MSP for rice and wheat, why very less farmers will try to take risk and go towards some commercial crop or millets etc. कि अगर आपको फिक्स्ड इनकम मिल रही है, जैसे मान लो कि आप जॉब कर रहे हैं, आपको तनख्वाह मिल रही है, इनकम मिल रही है, फिक्स्ड है वो, तो बहुत कम लोग होंगे जो रिस्क लेंगे अपनी जॉब को छोड़ने का एंड कोई पैशन परस्यू करने का या अपना स्टार्टअप यूज डालने का. ठीक है, रिस्क टेकिंग रिड्यूसेस ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ इनकम. ठीक है, सो दैट्स वाई नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, बिकॉज द क्रॉपिंग पैटर्न्स आर नॉट चेंजिंग. ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न्स आर नॉट चेंजिंग. और अगर देखा जाए तो अदर देन राइस एंड वीट, 2013-14 का डेटा देखा जाए और 1967 का डेटा देखा जाए, तो राइस एट दैट टाइम वॉज बीइंग सोन इन 39% ऑफ एरिया. आज 90% ऑफ द प्रोडक्शन इज ऑफ ग्रोथ इज ऑफ राइस एट द एक्सपेंस ऑफ वॉट? ऑयल सीड्स. हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल सीड्स. सोयाबीन ऑयल चाहिए तो इंपोर्ट सोयाबीन कर रहे हैं, पाम ऑयल के लिए पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं. वाई? बिकॉज हमारे रीजन में या हमारे देश में वी आर नॉट डाइवर्सिफाइंग अवर क्रॉप्स. है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद एक और हम लोग देख लेते हैं, दैट अ कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ फार्मर्स, capitalist class of farmers emerged. Means the farmers who were already well off, they benefited more due to green revolution. मतलब समझ लो 180-200% तक their income increased. ठीक है, because they had larger areas, they had better cash flow. ठीक है, तो वो यूज़ किया उन्होंने. उसके बाद उस कैश फ्लो या कैश को अपने प्राइवेटली इन्वेस्ट किया टू इम्प्रूव देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी लाइक ट्रैक्टर्स, मशीन्स एक्सेट्रा, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, अपना ट्यूबवेल्स लगाया, ये सब किया और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जिससे इनकम बढ़ी. बट इवन आफ्टर दिस ग्रीन रेवोल्यूशन, जो शेयर क्रॉपर्स थे या टेनेंट फार्मर्स थे या ऐसे फार्मर जिनका फील्ड छोटा था, ठीक है, फार्म फील्ड्स वर स्मॉलर, दे डिडंट बेनिफिटेड दैट मच. उनकी जो इनकम इंक्रीज हुई दैट वाज इक्वल बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन एंड आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन. लाइक शेयर क्रॉपर्स का तो 46 से 50% के आसपास ही इनकम ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ देखा गया था. So these are some criticisms and a proper evaluation of benefits and criticisms of green revolution that I wanted to talk to you about.
I hope you have liked the lecture and I hope you got something as a material to write, ठीक है, एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट। ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी, मिलते हैं फिर विद सम अदर टॉपिक इन